दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग का फैसला अब जो भी आए, आपको ये बात तो माननी पड़ेगी कि पुतिन ने रूस की इकोनॉमी को बहुत ही अच्छे से हैंडल किया है। जहां अमेरिका और यूरोप के सैंक्शंस लगाने के बाद ये लग रहा था कि अब कुछ ही हफ्तों के बाद रूस की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, वहीं हुआ कुछ यूं कि पूरा यूरोप और अमेरिका अभी रिसेशन की दहलीज पर खड़ा है। और वहीं रूस की इकोनॉमी ना सिर्फ इसे झेल रही है, बल्कि उनकी करेंसी की कीमत पिछले 7 साल में सबसे ऊपर है। पर पुतिन ने सब कैसे मैनेज किया? क्या भारत इससे कुछ सीख सकता है? और आने वाले वक्त में रूस का क्या होने वाला है? आज इन सभी सवालों के जवाब हम तलाशेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो पहले बात करते हैं कि रूस अभी किस स्थिति में। अगर आप उनकी अभी करेंसी रूबल को देखेंगे, तो जंग शुरू होने के कुछ वक्त में ही उसकी वैल्यू 50% तक घट गई थी। इसके बाद धीरे धीरे उसने फिर रिकवर किया और अब 150% तक ग्रो कर गई है। ये सब तब हो रहा है जब दुनिया भर में डॉलर के मजबूत होने के कारण भारत के रुपए से लेकर यूरोप के यूरो तक सबकी वैल्यू गिरी है। लेकिन रूस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसका पहला कारण रूस पर लगे सैंक्शंस की कमजोरी को बताया गया है। आपने तो सुना ही होगा कि किस तरह पूरा यूरोप भारत को इस वक्त रूस से सस्ता तेल खरीदने के लिए ज्ञान दे रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूरोप ने जो रूस पर सैंक्शंस लगाए हैं, वो इस साल के अंत से शुरू होंगे। यानी वो अभी भी वहां से तेल और गैस खरीद रहे हैं। इसके अलावा यूरोप में स्लोवेनिया जैसे देश भी हैं जिनके ऊपर रूस से तेल खरीदने को लेकर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। अगर स्लोवेनिया को थोड़ा नजदीकी से देखा जाए तो आप पाएंगे कि ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, जिस वजह से किसी भी देश के लिए यहाँ पर ऑयल सप्लाई करना मुश्किल है। और इसीलिए इन्होंने समुद्र के रास्ते पाइपलाइन सेटअप की हुई है, जिस वजह से रूस से आने वाला तेल ही वहां पर अकेला फ्यूल ऑप्शन है। इसके बाद पहले से रिसेशन के दरवाजे पर खड़े यूरोप के देश भी रूस से इंपोर्ट्स को बंद करना इस वक्त फिलहाल अफोर्ड नहीं कर सकते। और शायद यही एक बड़ी वजह रही है कि इस वॉर के शुरू होने के सिर्फ 100 दिन में ही रूस ने करीब $60 बिलियन का एक्सपोर्ट ईयू के देशों को किया है। ये सिर्फ फॉसिल फ्यूल के आंकड़े हैं। इसके अलावा भी और कई फैक्टर्स हैं जिन्होंने रूस की इकोनॉमी को बचाए रखा है। आज हमें न्यूज देखकर ये लगता है जैसे पूरी दुनिया ही पुतिन के खिलाफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यूबा, बेलारूस और वेनेजुएला जैसे कई देश इस लड़ाई में रूस को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा रूस के पास 2 न्यूट्रल देशों का साथ भी है, जो कि है चीन और भारत। ये दोनों ही देश रूस से ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए जब रूस डिस्काउंटेड प्राइस पर अपना तेल हमें और चीन को ऑफर कर रहा है, तो आखिर कौन ऐसी डील को मना कर सकता है? भारत जहां इस जंग से पहले रूस से सिर्फ 5 से 6 मिलियन बैरल कच्चा तेल हर महीने इंपोर्ट करता था, आज हम इसका 5 गुना उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं। चीन ने भी इस जंग के शुरू होने के बाद करीब $12.6 बिलियन का तेल रूस से इंपोर्ट किया है। रूस की इकोनॉमी और स्पेशली उनकी करेंसी के सबसे अच्छा परफॉर्म करने की वजह वही पुराना डिमांड और सप्लाई सिस्टम रहा है। इसे समझने के लिए आप भारत का एग्जाम्पल ले सकते हैं। भारत की करेंसी डॉलर के मुकाबले कमजोर है, क्योंकि भारत अमेरिका को जितना सामान बेचता है उससे ज्यादा खरीदता है। यानी उनके पास हमेशा रुपयों की बढ़त रहती है, जबकि हमारे पास डॉलर हमेशा कम रहते हैं। और इसीलिए हमारी करेंसी वीक हो जाती है। अभी हाल में आई रुपए की वैल्यू में गिरावट भी हमारे फॉरेक्स रिजर्व में घटे डॉलर्स के कारण ही थी। अब रूस के साथ ये हो रहा है कि क्योंकि रूस ने अब कुछ इंपोर्ट्स को टोटली रूबल पर टिका दिया है, यानी वो अब सिर्फ रूबल में ही पेमेंट लेने की बात अब कर रहे हैं, तो बहुत से देशों के पास रूबल की कमी है। और रूबल की कमी के कारण अब उसकी डिमांड ज्यादा है, और डिमांड के कारण उसकी वैल्यू। इसके कारण रूस ने अपने बैंकों को यहाँ इंटरेस्ट रेट 20% कर दिया है। यानी अगर आप रूबल्स को रूस के बैंक में जमा करेंगे तो आपको 20% ब्याज मिलेगा। ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा है। दुनिया भर में फैले रूबल्स को लोग रूस के ही बैंक्स में डाल रहे हैं, ताकि बैठे बैठे वो मुनाफा कमा सकें। ये रेट अभी हाल में नीचे आया है, लेकिन अभी भी ये 10% पर टिका हुआ है, जो कि दुनिया के किसी भी और बैंक से ज्यादा है। इस पॉइंट को आपको बताने के 2 कारण थे। एक तो ये कि आप रूस की करेंसी की मजबूती समझें, लेकिन एक दूसरा कारण ये भी था कि आप देख पाएं कि ये मॉडल बहुत ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। आप खुद ही सोचिए कि दुनिया भर में कितने देश रूस से रूबल में ट्रेड करते हैं। खुद भारत रूस को डॉलर्स में पेमेंट दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि रूबल ताकतवर तो है, लेकिन इस पैसे से भी रूस कुछ खरीद नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी रूबल्स में पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसका एक उदाहरण आप इस बात से समझिए कि रूस इस साल अपने बॉन्ड्स की इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पाया है, क्योंकि रूस के यूरोज और डॉलर्स तो सैंक्शंस के कारण दूसरे देशों में फ्रीज पड़े हैं। और 2022 की बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी होने के बावजूद भी रूस रूबल्स में इनकी पेमेंट नहीं कर सकता है, जिस वजह से उसे डिफॉल्ट करना पड़ा। अब इसे दूसरे तरह से समझा जाए तो रूस से इंपोर्ट तो पूरी तरह से बैन नहीं है,
लेकिन बहुत से देशों ने रूस को अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया है। अमेरिका का रूस को जाने वाला टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स इस वक्त 70% तक गिर गया है। इसके अलावा रूस में कार्स का एक्सपोर्ट भी रोक दिया गया है और वहां पर कार से लेकर किचन अप्लायंसेस और न्यूक्लियर रिएक्टर्स तक में लगने वाले सेमीकंडक्टर चिप्स की भी बड़ी शॉर्टेज आ गई है। दुनिया के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर्स एक्सपोर्टर्स में ताइवान, साउथ कोरिया और चीन का नंबर आता है। इसमें से 2 देश तो अमेरिका की तरफ है और सिर्फ चीन पुतिन की आखिरी उम्मीद है। लेकिन यहाँ पर भी परेशानी ये है कि चीन की कंपनीज का एप्पल और बाकी बड़ी अमेरिकन कंपनी के साथ एक मजबूत व्यापार का रिश्ता है और रूस को अपनी टेक्नोलॉजी बेचकर चीन की ये कंपनीज अपने अमेरिकन क्लाइंट को नाराज नहीं करना चाहती है। इस वक्त चीन में जिन कंपनीज का अमेरिका से कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ वही रूस को सामान सप्लाई कर रही हैं, लेकिन इस सप्लाई की क्वालिटी काफी बुरी है। इन्हें आप सेकेंड ग्रेड प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अपने एडवांस सिस्टम में रूस कहां से नई और पावरफुल चिप्स लाएगा। गूगल, एप्पल और न जाने कितनी कंपनीज वहां से चली गई हैं। कभी तो वहां के लोगों को इनकी जरूरत पड़ेगी और सबसे बड़ी बात, तब रूस के लोग क्या करेंगे जब वे अपनी इनकम से नई कार ही नहीं खरीद पाएंगे, नई डिवाइसेस। क्या तब ये पैसा सिर्फ कागज नहीं रह जाएगा? जब भी ये जंग खत्म होगी तो रूस को रूबल की वैल्यू खुद ही कम करनी पड़ेगी, वरना कोई भी देश उनके साथ व्यापार नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर अभी रूबल मजबूत हो रहा है तो शायद इसका फायदा रूस को ना मिले। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? आप चाहें तो अपनी राय कमेंट्स में बता सकते हैं। उम्मीद है वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।